नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया के एक ऐसे सीक्रेट कमरे में झांकने वाले हैं जिसके बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन उसे असल में समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। हाँ। हम बात कर रहे हैं नवांश कुंडली की, जिसे D9 चार्ट भी कहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जन्म कुंडली देखकर ही रुक जाते हैं, पर कहते हैं कि असली कहानी, असली सच्चाई वो तो नवांश में ही छुपी है। बिल्कुल। जन्म कुंडली अगर शरीर है तो नवांश उसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट नहीं है। अच्छा? ये हमारे अंदरूनी वादे, हमारी असल ताकत और हमारी किस्मत का असली ब्लूप्रिंट है। लोग इसे अक्सर सिर्फ शादी से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। पर ये आधा सच है। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये बताता है कि आपकी किस्मत का ताला असल में कब और किस चाबी से खुलेगा। किस्मत का ताला, ये सुनकर तो दिलचस्पी और बढ़ गई। तो चलिए आज इसी आत्मा के सफर को समझते हैं और इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जन्म कुंडली के वादे और नवमांश की हकीकत में क्या फर्क है, और ये हमारे जीवन के दो सबसे बड़े सवाल, हमारा रिश्ता और हमारी किस्मत, के राज कैसे खोलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये नवमांश शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सच में उतना ही पेचीदा है? नहीं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर और सरल है। नव यानी 9 और अंश यानी हिस्सा। अच्छा। ज्योतिष में हर राशि 30 डिग्री की होती है जी। जब उस 30 डिग्री को 9 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो हर एक छोटा हिस्सा एक नवमांश कहलाता है। ओह, तो ये एक तरह का डिवीजन है। हाँ, एक तरह से आपकी जन्म कुंडली का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये जूम इन करके दिखाता है कि ग्रहों के अंदर असल में क्या चल रहा है। ये आपके संस्कारों, आपकी आत्मा की इच्छा और आपके कर्मों का निचोड़ है। जस्ट सवाल उठता है, स्रोतों में लिखा है कि ये चार्ट जीवन में बाद में एक्टिवेट होता है। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये जन्म से ही अपना असर नहीं दिखाता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर नवमांश का सारा रहस्य छुपा है। अच्छा। हाँ, ये जन्म से ही मौजूद है, लेकिन इसकी पूरी ताकत वो दो खास मोड़ों पर जागती है। दो मोड़? पहला है 30-32 साल की उम्र के आसपास। इसे जीवन का दूसरा अध्याय कह सकते हैं। ये वो वक्त है जब हम अपनी शुरुआती गलतियों से सीखते हैं, परिपक्व होते हैं और जीवन की असल दिशा पकड़ते हैं। किस्मत जिसे कहते हैं, वो इसी उम्र के बाद ज्यादा असर दिखाती है। और दूसरा मोड़ शादी है ना? बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि शादी के बाद इसका असर इतना बढ़ जाता है? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में विवाह को सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो कर्मों का संगम माना गया है। दो कर्मों का संगम? हाँ, अब जब आप शादी करते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान से नहीं, उसकी पूरी किस्मत से जुड़ जाते हैं। दो लोगों के कर्म आपस में मिल जाते हैं और एक नई डेस्टिनी बनाते हैं। अच्छा। इसलिए शादी के बाद नवमांश पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और दिखाता है कि ये नया जुड़ाव आपकी जिंदगी को कहां ले जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को अपनी नवमांश कुंडली को समझना है तो शुरुआत कहां से करें? इसका पहला सुराग कहां मिलेगा? इसे पढ़ने का एक तरीका है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है नवमांश के लग्न को देखना। लग्न यानी पहला घर? हाँ, जो आपकी पहचान है। नवमांश का लग्न ये तय करता है कि 30 साल की उम्र के बाद आपकी जिंदगी का थीम क्या होगा, आपका फोकस किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हर लग्न के लिए ये थीम अलग होगा? जैसे अगर किसी का जन्म कुंडली में लग्न कुछ और है और नवमांश में कुछ और, तो 30 के बाद नवमांश लग्न हावी हो जाएगा? बिल्कुल। नवमांश लग्न आपके जीवन के दूसरे हिस्से का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर नवमांश का लग्न मेष है तो ये संघर्ष और मेहनत से मिलने वाली सफलता की कहानी है। ऐसे इंसान की जिंदगी 30 के बाद एक्शन ओरिएंटेड हो जाती है। उसे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। और तुला? वहीं अगर तुला लग्न है तो जीवन का केंद्र बिंदु रिश्ते, पार्टनरशिप और बैलेंस बन जाते हैं। और अगर मीन लग्न है तो आध्यात्मिकता की तरफ? हाँ बिल्कुल। इंसान का झुकाव अध्यात्म, त्याग और सेवा की ओर बढ़ जाता है। वो दुनिया की भाग दौड़ से हटकर कुछ गहरा खोजना चाहता है। वाह, तो लग्न ने हमारे जीवन के दूसरे हिस्से का थीम सेट कर दिया। लेकिन उस थीम का हीरो तो लग्नेश यानी लग्न का स्वामी होगा ना? हाँ, सही पकड़ा आपने। उसकी प्लेसमेंट कहानी को बनाया बिगाड़ सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कदम है लग्नेश की स्थिति, यानी लग्न के मालिक की पोजीशन। हमें यह देखना है कि ये हीरो यानी लग्नेश कुंडली में कहाँ बैठा है। अच्छा। अगर वो किसी अच्छे घर में हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी। मतलब शादी और भाग्य? हाँ, खासकर शादी और भाग्य के मामले में।
लेकिन अगर वो मुश्किल घरों में जैसे छठे, 8वें या 12वें घर में फंस गया है तो ये दिखाता है कि जीवन में संघर्ष और रुकावटें आएंगी। तो ये ज्योतिष के मुश्किल घर माने जाते हैं। मतलब जैसे हमारा हीरो किसी मुश्किल इलाके में फंस गया हो। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये घर संघर्ष, अचानक आने वाली परेशानियां और नुकसान को दिखाते हैं। तो लग्नेश का इन घरों में होना अच्छा नहीं माना जाता। और अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, विवाह। हाँ, इसके लिए सप्तम भाव यानी 7वें घर को देखना होता है। जन्म कुंडली में भी यही घर शादी का होता है। नवांश में ये कितना अलग है? ये जमीन आसमान का फर्क है। सच में? हाँ, जन्म कुंडली का 7वां घर ये बताता है कि आपकी शादी होगी या नहीं और किस तरह के हालात में होगी। लेकिन नवमांश का 7वां घर शादी की आत्मा को दिखाता है। आत्मा? हाँ, ये बताता है कि रिश्ते की क्वालिटी कैसी होगी, आपका जीवन साथी असल में कैसा होगा, उसका स्वभाव, उसकी सोच और आप दोनों के बीच का रिश्ता टिकेगा या नहीं। शादी के बाद का सुख दुख सब यहीं से पता चलता है। तो अगर यहाँ अच्छे ग्रह हों तो सब ठीक, और अगर बुरे ग्रह जैसे शनि या राहु तो मुश्किल। मोटे तौर पर हाँ, अगर 7वें घर में गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह हैं तो ये एक आशीर्वाद की तरह है। ये दिखाता है कि पार्टनर समझदार होगा, रिश्ता प्यार और सम्मान पर आधारित होगा। लेकिन अगर यहाँ शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे ग्रह हैं तो रिश्ते में चुनौती आती है। हर ग्रह अपनी तरह की चुनौती लाता है। 1 मिनट, यहाँ एक और बात समझनी है। पुरुष की कुंडली में शुक्र को पत्नी का और स्त्री की कुंडली में गुरु को पति का कारक कहते हैं। हाँ, कारक ग्रह। नवमांश में इनकी क्या भूमिका है? इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये दोनों ग्रह विवाह के नेचुरल इंडिकेटर हैं। अच्छा। नवमांश में इनकी स्थिति ये बताती है कि आपको मिलने वाला जीवन साथी अपने उस रोल को कितनी अच्छी तरह निभाएगा। मतलब? अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र नवमांश में बहुत मजबूत है तो उसे एक अच्छी, समझदार और प्यार करने वाली पत्नी मिलती है। वहीं अगर शुक्र पीड़ित है तो पत्नी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और यही बात गुरु पर लागू होती है स्त्रियों के लिए। बिल्कुल, ये रिश्ते की असली बुनियाद दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म कुंडली एक वादा है, पर नवमांश बताता है कि वो वादा पूरा होगा या नहीं। हाँ, कोई ग्रह जन्म कुंडली में CEO की पोस्ट पर बैठा दिख सकता है, लेकिन नवमांश में अगर वो कमजोर है तो असल में वो एक ऐसा CEO है जिसके पास फैसले लेने की कोई पावर ही नहीं है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। सारी शक्ति सिर्फ नाम की है। बिल्कुल, यही बात है। जन्म कुंडली में कोई ग्रह अपनी सबसे अच्छी राशि यानी उच्च राशि में हो सकता है, जिससे लगता है कि वो बहुत शानदार नतीजे देगा। हाँ, शनि जिम्मेदारी का ग्रह है तो आपका पार्टनर बहुत जिम्मेदार और वफादार हो सकता है। हाँ, रिश्ते में रोमांच की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन बुनियाद बहुत मजबूत होती है। 1 मिनट, ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। तो अगर किसी का शनि सप्तम भाव में है और वो 25 की उम्र में परेशान है कि शादी क्यों नहीं हो रही, तो ज्योतिष के हिसाब से ये असल में एक अच्छी बात हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि एक मजबूत रिश्ते की नींव रखी जा रही है। बिल्कुल, शनि आपको इंतजार करवाता है ताकि आप सही उम्र और सही मैच्योरिटी के साथ रिश्ते में प्रवेश करें, जिससे वो लंबा चले। जल्दबाजी का रिश्ता शनि को पसंद नहीं। और राहु के बारे में क्या? उसे तो धोखे और भ्रम का ग्रह माना जाता है। सप्तम भाव में राहु का मतलब क्या हमेशा धोखा या अनकन्वेंशनल रिश्ता ही होता है, या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हो सकता है ये आपको किसी ऐसे कल्चर से जोड़ दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। आपने बहुत गहरी बात पूछी। राहु के 2 चेहरे हैं। एक तरफ ये भ्रम, धोखा और असंतोष दे सकता है। ये ऐसे रिश्ते बनाता है जो समाज की नजरों में अनकन्वेंशनल हों। जैसे विदेशी पार्टनर, बहुत ज्यादा उम्र का फर्क या दूसरी जाति में शादी। ये अचानक शादी भी करा सकता है। लेकिन इसका दूसरा चेहरा है सीमाओं को तोड़ना। अच्छा। राहु आपको वो दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो सकता है आपका पार्टनर किसी दूसरे देश से हो और वो आपके जीवन में एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आए। लेकिन एक दिक्कत है। हाँ, राहु के साथ बस एक ही दिक्कत है, ये रिश्ते में उतार चढ़ाव और एक तरह का असंतोष बनाए रखता है। और सबसे शुभ ग्रह गुरु का क्या असर होता है? गुरु अगर नवमांश में मजबूत हो, खासकर लग्न या 7वें घर में, तो ये एक वरदान है। वरदान? हाँ, ये एक ज्ञानीवान, समझदार और सम्मानित जीवन साथी देता है। ये शादीशुदा जिंदगी में सम्मान, स्थिरता और खुशियां लाता है। गुरु की मौजूदगी रिश्ते को टूटने से बचाती है और उसे एक नैतिक आधार देती है। ठीक है, तो विवाह का पहलू तो काफी हद तक साफ हो गया, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि नवमांश सिर्फ शादी नहीं बल्कि भाग्य का भी ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। ये कैसे पता चलता है कि किसी की किस्मत कब चमकेगी
कई बार लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर नतीजा नहीं मिलता। बिल्कुल, और यहीं पर नवमांश अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। हर इंसान की जिंदगी में एक गोल्डन पीरियड आता है। गोल्डन पीरियड? हाँ, ये कब आएगा इसका सिग्नल नवमांश देता है। ज्योतिष में ग्रहों का एक टाइम टेबल होता है जिसे महादशा कहते हैं। महादशा? हाँ, हर ग्रह को जीवन के कुछ साल मिलते हैं राज करने के लिए। तो अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भले ही साधारण हो, लेकिन नवमांश में वो राजा की तरह बैठा है, यानी अपनी उच्च राशि या अपनी खुद की राशि में, तो जब उसका राज यानी उसकी महादशा आएगी तब आपकी किस्मत चमकेगी। मतलब ये वही समय होता है जब लोग कहते हैं रातों रात किस्मत बदल गई। हाँ बिल्कुल, सालों से रुके रुए काम अचानक बनने लगते हैं, मौके खुद चल कर आते हैं और इंसान अपनी मेहनत का पूरा फल पाता है। वाह! ये वो समय होता है जब भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देता है। इसलिए नवमांश देखकर पता लगाया जा सकता है कि किस ग्रह की महादशा का इंतजार करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें मेहनत छोड़कर बस उस मजबूत ग्रह की महादशा का इंतजार करना चाहिए? नहीं, या हमारी मेहनत उस दशा के असर को और बढ़ा सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इंतजार नहीं करना है। इसे ऐसे समझिए, महादशा उस हाईवे की तरह है जो आपके लिए खुल गया है। अच्छा। अब उस हाईवे पर गाड़ी आपको ही चलानी है। सही बात है। अगर आप मेहनत की गाड़ी तेजी से चलाएंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। अगर आप गाड़ी ही नहीं चलाएंगे तो हाईवे खुला होने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ। आपकी मेहनत उस दशा के अच्छे प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। भाग्य और कर्म का ये कनेक्शन वाकई दिलचस्प है। क्या नवमांश में भी जन्म कुंडली की तरह अच्छे बुरे योग बनते हैं, जैसे गज केसरी योग का जिक्र है? हाँ बिल्कुल। अगर नवमांश में गज केसरी योग, जो गुरु और चंद्रमा का योग है, या लक्ष्मी योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, तो ये व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, भले ही जन्म कुंडली में ये योग उतने मजबूत ना हो। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि इंसान अपनी बुद्धि और कर्मों से 30 की उम्र के बाद बहुत धन और सम्मान कमाएगा। और अशुभ योग, उनका भी उतना ही असर होता होगा? हाँ, अशुभ योग भी उतने ही प्रभावी होते हैं। जैसे 7वें घर में राहु केतु का एक साथ होना या मंगल का होना, ये वैवाहिक जीवन में कलह पैदा करता है। इसी तरह अगर नवमांश का लग्नेश या शुक्र नीच राशि में हो तो ये भाग्य और सुख में कमी लाता है। इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन चुनौतियों के लिए स्रोतों में कुछ उपायों का भी जिक्र है, जैसे व्रत, पूजा या दान। क्या ये उपाय किस्मत को बदल सकते हैं? देखिए, किस्मत को पूरी तरह बदलना इंसान के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन उपाय उस फल के प्रभाव को कम या ज्यादा करने में मदद कर सकते हैं। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझें कि अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आज तेज धूप होगी तो आप बारिश नहीं ला सकते, लेकिन आप छाता इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा उदाहरण है। ये उपाय उसी छाते की तरह हैं। वो धूप की तपिश को कम कर देते हैं, जिससे आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। ये आपके कर्मों के दबाव को सहने की शक्ति देते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि नवमांश कुंडली कोई भविष्य बताने वाली जादुई किताब नहीं है। नहीं, ये हमारी आत्मा का आईना है, जो दिखाता है कि हम अंदर से क्या है और जीवन की यात्रा हमें असल में कहाँ ले जाना चाहती है। जन्म कुंडली अगर हमारा चेहरा है तो नवमांश हमारा चरित्र है। बिल्कुल सही कहा। ये हमारे कर्मों, हमारे रिश्तों और हमारे भाग्य का सबसे सच्चा और गहरा नक्शा है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो क्या? अगर नवमांश हमारे तय भाग्य को दिखाता है और उपाय उस रास्ते को थोड़ा आसान बना सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि भाग्य और हमारे आज के कर्मों यानी फ्री विल के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है। एक इंसान अपने तय रास्ते पर चलते हुए अपने प्रयासों से अपनी कहानी में कितना बदलाव ला सकता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।